नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं इस वक्त अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे तमाम ब्यूरो चीफ्स, हमारे सभी सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले हम रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऊना दौरे पर रहेंगे। ऊना के कुटलैहड़ से चुनावी शंखनाद करेंगे सीएम सुक्खू की पहली चुनावी जनसभा होगी। समूर कला मंदिर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम सुक्खू। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऊना दौरे पर रहेंगे, कुटलैहड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस खबर पर हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ऊना के कुटलैहड़ से चुनावी सरगर्मियों का आगाज करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपके पास क्या अपडेट है प्रदीप? तफसील से बताइए, उनके इस दौरे का क्या शेड्यूल रहने वाला है, किस वक्त पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल, देखिए, जो मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें 11 बजे उन्होंने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के समूर कला पहुंचना है और यहां से आज चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव का शंखनाद जो है यहां से करेंगे। तो ऐसे में आज की एक पहली जो ये जनसभा होने जा रही है उसमें तो जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, 14 महीने का जो कार्यकाल है उसको यहाँ बताया जाएगा कि क्या बड़े फैसले हुए हैं। और उसके साथ साथ लगातार जो केंद्र सरकार पर हमले किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ, और जो केंद्र के ऊपर लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं, बीजेपी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार गिराने की साजिशें की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। तो सारी बातें यहाँ पर मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है और उसके साथ साथ जो लोकसभा चुनाव तो हमीरपुर संसदीय मुख्यमंत्री का गृह संसदीय क्षेत्र पड़ता है और ऊना भी उसी संसदीय क्षेत्र के अंदर आता है। तो एक तरह से दोनों बात यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए भी, उपचुनाव के लिए भी लोगों से मुख्यमंत्री समर्थन मांगेंगे। हालांकि अब इंतजार कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का है कि कौन यहाँ से उम्मीदवार हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ से और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को अपना कैंडिडेट यहाँ पे देना है। तो उसको लेकर भी आज जिस तरह की जनसभा हो रही है उसमें कहीं न कहीं मुख्यमंत्री संकेत कर सकते हैं कि अगला कैंडिडेट कौन हो सकता है। जैसे नाम कुछ चल रहे हैं, विवेक शर्मा का नाम बाकी प्रमुख प्रबल दावेदार के तौर पर चल रहा है, देसा गौतम और बाकी भी कुछ रिजर्व है जिनके नाम यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन विवेक शर्मा का नाम ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि 2017 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा है और तब लगभग 4,500 के वोट के अंतर से ये चुनाव हारे थे। और उसके बाद 2022 में देवेंद्र भुट्टो को यहाँ से कांग्रेस ने टिकट दिया था, लेकिन अब वो बाकी है। तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि विवेक शर्मा पर भी कांग्रेस पार्टी यहाँ दाव जी प्रदीप, अभी रफ्तार भी नहीं पकड़ा है कांग्रेस का चुनाव प्रचार। हिमाचल प्रदेश में सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय नहीं है पूरी तरह से। 5 से 6 तारीख तक इंतजार करने के लिए कहा गया है। क्या लगता है प्रदीप, इस वजह से कांग्रेस अपने सियासी विरोधियों से पिछड़ रही है मुकाबले? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने बहुत पहले ही अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए थे, चाहे वो लोकसभा चुनाव के हैं चाहे वो विधानसभा उपचुनाव के हैं। कांग्रेस पार्टी हालांकि मंथन कर रही है और उसमें कई चर्चाएं भी चलती रही कि कोई चुनाव लड़ना चाहता है, कोई नहीं लड़ना चाहता है। और कांग्रेस की नजरें बीजेपी के उन असंतुष्टों पर भी है जो कांग्रेस को लग रहा है कि ये मजबूत सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं, तो संभवतः उसकी वजह से तेजी हो रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने कैंडिडेट दिए हैं वो लगातार फील्ड में जुट गए हैं, लोगों के बीच जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। खासतौर पर संसदीय क्षेत्र पर अगर बात करें तो अगर मंडी की बात करें तो कंगना फील्ड में है, शिमला की बात करें तो सुरेश कश्यप यहाँ पर लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान चलाए हुए है। इस तरह से कांगड़ा में भी जो बीजेपी प्रत्याशी राजीव भारद्वाज है वो भी जनता के बीच में है। अनुराग ठाकुर हालांकि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी है, एक बड़ा कद रखते हैं, तो वो प्रदेश के बाहर भी और राज्यों में भी प्रचार कर रहे हैं, मीटिंग लगातार कर रहे हैं। आज भी की मीटिंग किस तरह की होनी है हिमाचल के बाहर, तो कहीं न कहीं जो सभी लीडर्स हैं बीजेपी के वो फील्ड में जुटे हुए हैं। लेकिन अभी कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार किया जा रहा है और जानकारी ये है कि 6 अप्रैल को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और कांग्रेस की चुनाव को लेकर कैंडिडेट को लेकर जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है उसकी भी मीटिंग होने वाली है। तो उसमें मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं वहां पर 6 तारीख सुबह यहाँ से हमीरपुर से ही वो सीधे कांगड़ा जाएंगे, कांगड़ा गगल एयरपोर्ट से
दिल्ली के लिए जाएंगे। हालांकि आज मुख्यमंत्री अपने दिल्ली विधानसभा क्षेत्र नादौन पहुंचने वाले हैं। कल वहां पर पब्लिक कार्यक्रम होंगे और उसके बाद दिल्ली का रुख किया जाएगा ताकि कैंडिडेट अब अनाउंस हो जाए। वैसे हिमाचल की अगर बात करें तो 7वें चरण में चुनाव होने हैं, 7 मई को नोटिफिकेशन होनी है, तो अभी समय है बेशक, लेकिन अगर कैंडिडेट ने अब लोगों के बीच पहुंचना है, क्योंकि कांग्रेस के पास अपना कैंडिडेट कोई नहीं है, जी। वो सारे भाजपा के पास से लोग चले गए हैं, तो ऐसे में नए लोग आगे उतारने होंगे या जो पुराने लड़ चुके हैं उनको आगे करना है, तो उनके पास समय भी प्रचार के लिए होना चाहिए। तो इसलिए अब इंतजार कांग्रेस की लिस्ट का किया जा रहा है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि आमने सामने का मुकाबला शुरू हो जाएगा। जी प्रदीप, 6 सीटों पर उपचुनाव भी है हिमाचल प्रदेश में। हालांकि उन सीटों पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार अभी फाइनल नहीं है, लेकिन समीकरण क्या कहते हैं प्रदीप इन सीटों पर? जाहिर है कांग्रेस के तमाम बागियों को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। ऐसे में उन सीटों पर जो पहले से बीजेपी के कार्यकर्ता एक्टिव थे वो खफा भी हैं। पिछले दिनों ऐसी खबरें हमने चलाई भी, उनके बयानात भी हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं। तो इन सीटों पर समीकरण किस तरह के रह सकते हैं प्रदीप? बिल्कुल, देखिए 6 सीटें हैं और इन सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति बन गई है कि यहाँ पर चुनाव कराना पड़ रहा है। और उसके बाद बेशक बीजेपी ने उन सभी कांग्रेस के बागी लोगों को अपना लिया है, उनको टिकट दे दिए हैं, लेकिन पार्टी के भीतर जिस तरह से हमने देखा कि शुरू में असंतोष का भाव पैदा हो गया था, नाराजगी भी कईयों ने खुलकर जाहिर की और विरोध भी शुरू हुआ था, इस्तीफों का भी एक दौर आया था। लेकिन अब धीरे धीरे करके बीजेपी की लीडरशिप उनको मनाने लग गई है और अब जो विरोध के सुर है वो थोड़े धीमा पड़ने लग गए हैं। जिस तरह से हम अगर हम हिमाचल की अभी की परिस्थितियों में कहें, लेकिन अब नजर बीजेपी की यह रहेगी कि वो लोग निर्दलीय चुनाव मैदान में ना उतरे। हाँ, अगर उनको कांग्रेस का टिकट किसी असंतुष्ट को मिलता है तो वो बात अलग से है, तो उस स्थिति में भी फाइट आमने सामने 1-to-1 फाइट हो जाएगी, जैसे चुनावों में अक्सर होती है कांग्रेस बीजेपी के पास, अगर कोई भी किसी बीजेपी के असंतुष्ट को कांग्रेस पार्टी लेती है। लेकिन अगर वो निर्दलीय उठते हैं और कांग्रेस पार्टी अपने ही कैंडिडेट को, जो कांग्रेस विचारधारा से शुरू से ही जुड़ा है, उसी को टिकट देती है, तो उस स्थिति में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति कई सीटों पर अगर बन जाएगी तो वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए परेशान करने वाली होगी। तो अब देखना ये होगा कि कांग्रेस क्या दांव खेलती है, क्या अपने ही लोगों को टिकट देती है या फिर जो बीजेपी के असंतुष्ट है उनको चुनाव लड़ाने की कोशिश करती है। तो फिर आगे का सिनेरियो जो है वो सबके सामने हो जाएगा। लेकिन अभी इतना दूर है कि जो बीजेपी है वो नाराजगी का भाव जो है उसको कम करने में सफल हुई है। लेकिन अब अगले चैलेंज यही होगा कि उनको निर्दलीय ना लड़ने दिया जाए, और अगर वो निर्दलीय भी नहीं लड़ते हैं तो भीतर घात ना हो। ये भी एक चुनौती रहेगी पार्टियों के लिए, दोनों पार्टियों के लिए, कि कोई नाराज होकर भीतर घात ना करे। अगर चाहे वो बीजेपी की बात है, चाहे कांग्रेस बीजेपी के किसी व्यक्ति को अपने पार्टी में ले लेती है, तो स्थिति में कांग्रेस का लोग व्यक्ति भी निर्दलीय खड़ा ना हो या वो भीतर घात न करे। तो ये सारी चीजें यहाँ अभी देखी जा रही है और हम कह सकते हैं कि जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी फिर जो है कैंपेन वो रफ्तार पकड़ेगा और तेज हो जाएगा, उस वक्त बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जी, बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इन खबरों की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम रुक करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में उत्तराखंड का। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। पिथौरागढ़ और विकास नगर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। वहीं टिहरी लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की भी बैठक लेंगे और 5 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो करेंगे। साधु संतों के साथ भी जेपी नड्डा बैठक करने वाले। हमारे साथ मेरे सहयोगी नासिर हुसैन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नासिर, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर आए थे, चुनाव प्रचार करके गए थे अपने उम्मीदवारों के लिए। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन तक उत्तराखंड में रहकर चुनाव प्रचार करेंगे, पार्टी के लिए, उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। तफसील से बताइए उनके दौरे के हवाले से नासिर। देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है। आज से 2 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है और आज करीब 12 बजे जो जेपी नड्डा हैं वो और पिथौरागढ़ के देवगढ़ पहुंचेंगे और देवगढ़ में वो 12 बजे से एक सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद ये जनसभा करीब 1 घंटे तक चलने वाली है। उसके बाद वो वहां से रवाना होंगे और करीब 3 बजे टिहरी का जो विकास नगर क्षेत्र है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर भी वो एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद क्योंकि इनके आज
बहुत सारे कार्यक्रम लगे हैं। जो देवगढ़ के जो कार्यक्रम है उसके बाद विकासनगर, और विकासनगर के बाद फिर देहरादून उनको आना है, और देहरादून में जो टिहरी लोकसभा की जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें शिरकत करेंगे, और जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो उनसे बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के बाद क्या कुछ स्थिति अभी तक चुनाव की है उसका समीक्षा करेंगे, और साथ ही साथ आगे के लिए उनको निर्देशित करेंगे कैसे आगे उनको काम करना है और कैसे टिहरी लोकसभा को जीतना है। साथ ही साथ और भी कार्यक्रम है, हालांकि कई और लोगों से भी मुलाकात होगी। रात्रि विश्राम उनका देहरादून में होगा, और उसके बाद कल के भी कार्यक्रम रखे हैं, यानी 5 अप्रैल को जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो हरिद्वार पहुंचेंगे, और हरिद्वार पहुंचने के बाद वो साधु संतों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, उस सम्मेलन में शिरकत करेंगे, और साथ ही साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो प्रत्याशी हैं हरिद्वार से, उनके पक्ष में एक रोड शो का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस रोड शो के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और तमाम कार्यकर्ताओं और से के साथ साथ जनता से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट दे, और जो उनके पांचों के पांचों लोकसभा प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम उत्तराखंड की जनता करे। यानी 2 दिन के जो कार्यक्रम है वो खास तौर पर रखे गए हैं। साधु संतों से मुलाकात का कार्यक्रम भी इसलिए रखा गया क्योंकि हरिद्वार देवनगरी है और तमाम साधु संत वहां पर रहते हैं, और उनके जो भक्त है खास तौर पर वो बड़ी संख्या में वोटर हरिद्वार में है। तो ऐसे में साधु संतों से भी वो अपील करेंगे किसी भी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो सम्मेलन आयोजित किया जाएगा हरिद्वार में उसमें करीब 14,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे, और बूथ टू बूथ जाकर कैसे वोटरों को अपने प्रत्याशी पक्ष वोट मतदान कराना है, इसको लेकर भी वो तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जो 2 दिन के कार्यक्रम है वो इसलिए रखे गए हैं ताकि जो 5 लोकसभा सीट है उनको किसी भी तरीके से जीता जा सके, और जो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो बड़े मतों से जीत कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ सके। तो कुल मिलाकर अब इसी तरीके से बीजेपी ने अपने प्रचार को धार दे दी है, और यही वजह है कि जो बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं वो लगातार उत्तराखंड में आ रहे हैं, और यहाँ पर आकर के तमाम जनसभाएं और रोड शो आयोजित कर रहे हैं। हाल ही में 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। अब जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। इसके अलावा भी करीब 40 ऐसे स्टार प्रचारक हैं जो उत्तराखंड आएंगे, और जो यहाँ के 5 प्रत्याशी उनके पक्ष में वोटों की अपील जनता से करेंगे। जी नासिर, ये तो थी बीजेपी की बात। अब बीजेपी का चुनाव प्रचार धुआंधार जारी है। अभी प्रधानमंत्री आए थे, जेपी नड्डा आएंगे 2 दिन के लिए, और भी स्टार प्रचारक जल्द पहुंचेंगे उत्तराखंड में जिन्हें पार्टी ने प्रचार के लिए अपनी लिस्ट में जगह दी है। कांग्रेस का क्या सिनेरियो है, क्या सूरत हाल है नासिर? कांग्रेस आलाकमान की तरफ से उत्तराखंड में कौन आ सकता है चुनाव प्रचार के लिए, या कोई आने वाला है? क्या चल रहा है कांग्रेस की तरफ? देखिए मुमताज, कांग्रेस ने हालांकि अपने जो स्टार प्रचारक है उसकी एक 40 लोगों की लिस्ट अपने केंद्रीय आलाकमान को जरूर भेजी थी, लेकिन अभी तक उसको अप्रूवल नहीं मिला है। कोई फाइनल लिस्ट वहां से नहीं आई है। हालांकि जो लिस्ट भेजी गई थी यहाँ से उनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को आने के लिए न्योता दिया गया था कि वो उत्तराखंड में आए और यहाँ के जो 5 प्रत्याशी हैं कांग्रेस के उनके पक्ष में वोटों की अपील लोगों से करें। स्टार प्रचारक के तौर पर बहुत सारे नेताओं के 40 लोगों के नेताओं के नाम शामिल हैं। उन नेताओं को बुलाने की बात की गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उसको अप्रूवल नहीं मिला है, उनके कार्यक्रम तय नहीं हो पाए हैं। अब आखिरकार देरी किस बात पर हो रही है ये तो कह पाना मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस की रणनीति भी हो सकती है कि जिस तरीके से उन्होंने टिकट जारी करने में देरी की थी, यानी रणनीति के तहत उन्होंने सोच समझ कर अपने जो प्रत्याशी है उनको चुना था, तो शायद इसी तरीके से लास्ट मोमेंट पर जो कार्यक्रम है स्टार प्रचारकों के वो लगाए जाएं, और उसके बाद कुछ खास आदमियों, कुछ खास जो नेता हैं कांग्रेस के, उनको यहाँ पर बुलाया जाए। अब फिलहाल शायद कांग्रेस ये देख रही है कि किन किन नेताओं का दौरा बीजेपी करवाती है, किन किन नेताओं के रेडी रोड शो होता है, उनके विपक्ष में किन किन नेताओं को यहाँ उत्तराखंड में भेजा जाए। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कौन कौन नेता आते हैं। हालांकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, इनको बुलाने का काम कांग्रेस जरूर करेगी, लेकिन अब देखते हैं कि कब तक इनके कार्यक्रम लगते हैं। इस आम चुनाव में नासिर उत्तराखंड में कौन से मुद्दे हैं जो आवाम के बीच जाने के लिए हर पार्टी जिन पर चर्चा करना चाहेगी, जिन पर बात करना चाहेगी?
देखिए मुमताज, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा खास मुद्दे नहीं है चुनाव को लेकर। यहाँ पर 2 या 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अक्सर चुनाव होता है। सबसे बड़ी बात, सबसे जो बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में है वो विकास को लेकर के है। हालांकि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार विकास के दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि कांग्रेस उस तरह का विकास उत्तराखंड में नहीं कर पाई है जिस तरह की लोगों को उम्मीदें थी, क्योंकि पिछले 7 सालों से लगातार उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार कांग्रेस हमेशा सवाल उठाती रहती है, और बीजेपी इसको लेकर के भी दावे करती रहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति बीजेपी ने अपनाई है और भ्रष्टाचार को खत्म किया है, और वहीं बेरोजगारी को लेकर के भी लगातार बीजेपी ने काम किया है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो चल रहा है वो ये है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें नकल और उसमें भ्रष्टाचार जिस तरीके से होता रहा है उसको रोकने का काम बीजेपी ने किया है, जबकि कांग्रेस इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि आखिर नकल विरोधी कानून तो बना दिए गए लेकिन इससे फायदा क्या हुआ। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार कांग्रेस, जो उत्तराखंड का चुनाव होता रहा है और कांग्रेस इन तमाम चीजों को लेकर के सवाल उठाती रही है। फिलहाल ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार। दूसरी चीज, क्योंकि उत्तराखंड में अब यूसीसी लागू हो गया है, इस बार के जो चुनाव है उसमें यूसीसी का मुद्दा भी छाया रहने वाला है, क्योंकि लगातार बीजेपी दावे कर रही है कि जो यूसीसी है वो उन्होंने पहल की है और इसको लागू किया है उत्तराखंड में, उसके कितने फायदे गिनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। वहीं कांग्रेस इस बात को लेकर के सवाल उठा रही है कि आखिरकार यूसीसी जैसा मुद्दा तो आ गया लेकिन उसका फायदा क्या होगा, और बीजेपी इस तरह के मुद्दों को लेकर लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार बार पलटवार हो रहा है। बेहद शुक्रिया नासिर आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच आगे बढ़ते हुए अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की आज बैठक होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अहम बैठक बुलाई है। फतेहगढ़ साहिब हल्के की ये मीटिंग बुलाई है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में सभी विधायक शामिल होंगे। उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह जीपी भी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान विधायकों से फीडबैक लेंगे। बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो पंजाब के हवाले से दे रहे आपको बड़ी खबर। आज चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की अहम बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने विधायकों से फीडबैक लेने के लिए बैठक बुलाई। चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 11 बजे बैठक होगी और इस बैठक में आम आदमी पार्टी के सभी विधायक शामिल। अहम अपडेट आपको पंजाब से दे रहे हैं। खबर की तह तक में आपको बता रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। पार्टी की तरफ से बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान बैठक की अध्यक्षता करेंगे और आम आदमी पार्टी के सभी विधायक इसमें शामिल होंगे। विधायकों से फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री और चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाई जाएगी। हरसिमरत पॉल मेरी सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुकी है मेरे साथ, उन्हीं का रुख करेंगे। हरसिमरत, पंजाब में आम आदमी पार्टी अहम बैठक करने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में बैठक होगी। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। जाहिर है चुनाव सर पर है, इस तरह की बैठकें होना बनता है। क्या एजेंडा इस बैठक का हरसिमरत? बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो खुद लोकसभा की रणनीति बनाने के लिए अलग अलग मीटिंगें कर रहे हैं और इसी के तहत अलग अलग मीटिंगें अलग अलग लोगों द्वारा भी किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान की, जो कि अपनी रिहाइश पर इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं। अलग अलग लोकसभा के जो विधायक हैं, साथ ही मंत्री हैं, और उन्हें बुलाया जाता है। इसके साथ ही जो वहां पर ज्यादा इनके वॉलंटियर्स हैं उनको भी बुलाया जाता है। जिस तरह से देखा जाए, पहले फरीदकोट की मीटिंग हुई थी, बीते दिन जो है पटियाला और सुनाम की मीटिंग हुई थी, तो ऐसे में आज जो है वो फतेहगढ़ साहिब की मीटिंग बुलाई जा रही है। तो इस तरह से लोकसभा की मीटिंग जो है वो बुलाई जा रही है। अलग अलग मंत्री और बाकी जो लोग हैं, विधायक हैं, इसमें रहते हैं और उनको सभी को रणनीति समझाई जाती है किस तरह लोगों के बीच जाना है। जैसे बीते दिन हमने वित्त मंत्री से भी बात की, उन्होंने भी ये बताया कि रणनीति के तहत ये बताया गया है कि 2 साल में जो पार्टी के काम रहे हैं उन्हें लोगों के बीच किस तरह से लेके जाना है, लोगों को कैसे बताना है कि हमने कब कब क्या क्या काम किए हैं, पहली सरकारों में कौन से काम नहीं हुए थे जो कि इस सरकार में शुरू हुए हैं। तो यही रणनीति बनाई गई है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि संदीप पाठक जो हैं वो भी लगातार मीटिंगें करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी पंजाब के दौरे पर हैं। आज उन्होंने बठिंडा की जो है वो मीटिंग करनी है। इससे पहले वो लुधियाना और फरीदकोट की जो मीटिंग है वो निपटा चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि संजय सिंह राज्यसभा सांसद, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, बीते दिन ही बाहर आए हैं, वो भी मोर्चा संभालने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में उनके कुछ दौरे जो है वो भी पंजाब में हो सकते हैं और लोगों के बीच लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब जाना जो है वो शुरू किया जाएगा। धीरे धीरे कैंडिडेट भी अनाउंस किए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से इस बार लोग जो हैं उनको आम आदमी पार्टी एक बार फिर से लुभा सकती है या नहीं। जिस तरह से एक बड़ा मैंडेट जो है 92
विधायकों का 2021 में जब सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, उस वक्त आया था। तो ऐसे में वो जारी रहता है या फिर इस बार लोकसभा चुनाव किस तरह से लोग देखते हैं, किन किन पार्टियों के या किन नेताओं को वोट देते हैं, ये देखने वाली बात है। जी शुक्रिया हरसिमरत, आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी अहम खबर का रुख मथुरा से करेंगे। हेमा मालिनी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और मथुरा के बाद फिर आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। मथुरा से सांसद हैं अभी भी हेमा मालिनी, एक बार फिर मथुरा से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे आज और उनके साथ इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और फिर आगरा भी रवाना हो जाएंगे। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको, जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज मथुरा से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी हेमा मालिनी। फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी अभी भी मथुरा से सांसद हैं। एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे आज और इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे। coming into politics and पानी का किया था, उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा काम किया था, फ्लाईओवर्स एंड अदर थिंग, और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ जो मिलकर बहुत सारे सौंदर्यीकरण का काम किया जो कभी नहीं हुआ है। तो योगी जी ने मुझे ये जो मथुरा से आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी। अभी भी मथुरा से ही सांसद हैं और बीजेपी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। उनके नॉमिनेशन दाखिल करने के वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी और फिर उसके बाद मथुरा से आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि संजय निरुपम पर कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया उन्हें। पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद एक्शन लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें निष्कासित करने की मंजूरी दी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, संजय निरुपम को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें कि पार्टी विरोधी बयानबाजी को लेकर शिकायत मिल रही थी संजय निरुपम की और इसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। इस बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी के सभी पदों से। इसे लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया और लिखा कि पार्टी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही थी। अब पार्टी के सभी पदों से गौरव वल्लभ ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में शुमार होते थे गौरव वल्लभ, लेकिन अब वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। इस बीच गौरव वल्लभ ने एक ट्वीट किया और लिखा, दिशाहीन तरीके से आगे बढ़ रही है कांग्रेस, उससे मैं सहज महसूस नहीं करता। सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद गौरव वल्लभ ने एक ट्वीट के जरिए इजहार किया कि वो क्या सोच रहे थे इस बड़े फैसले को लेकर। उन्होंने बताया कि दिशाहीन तरीके से पार्टी आगे बढ़ रही थी, उससे मैं सहज महसूस नहीं कर रहा था। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं, ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। और इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें भी तक के साथ।